ये वीडियो आप सबको 20 मार्क्स दिलवा सकता है बिकॉज आज मैं थियरी करवाने वाला हूं कैपिटल बजटिंग का और डिविडेंड का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि एफएम का थियरी 45 मार्क्स तक आ सकता है नॉर्मली। तो ये चैप्टर ये आज जो मैं वीडियो लाया हूं जहां पे मैं कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड का करवाने वाला हूं 20 मार्क्स सिक्योर करा सकता है। एक्सपेक्टेड है कि कल का पेपर में 20 मार्क्स का थियरी कैपिटल बजटिंग से और डिविडेंड से छपने वाला है। तो आइए जी आइए, एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एक टीचर अगर इतना एफर्ट लगाने के लिए रेडी है, रात रात दिन दिन जाग जाग के एफर्ट लगाता है। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है नॉर्मली, मैं फिर भी वीडियो बनाए जा रहा हूँ, वीडियो बनाए जा रहा हूँ। उसमें अगर आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए आप लोग लाइक कीजिए। लाइक बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को मोटिवेट रखने के लिए, बिकॉज इसके बाद आईएफएस है, इसके बाद बहुत सारा पेपर्स है। तो आप अगर चाहते हो कि सारे के सारे पेपर्स का ही ऐसे वन शॉट रहे और अभिषेक भैया सपोर्ट करे, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा बेटा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा खूब खूब करके। मैं ये वीडियो में आप लोगों को वादा करता हूं, ये वीडियो किसी ने भी अगर देख लिया तो इतना अच्छा से समझाऊंगा ना कि समझ समझ के जाके तुम लिख सकते हो एग्जामिनेशंस में। ठीक है। तो आज मैं आप सबको 20 मार्क्स का कवरेज करवाने वाला हूं, जहां पे सबसे पहले तो भैया कैपिटल बजटिंग करवाऊंगा, उसके बाद मैं डिविडेंड करवाऊंगा। ये एफएम का थियरी का लास्ट पार्ट है। ये एफएम का थियरी का क्या है, लास्ट पार्ट, एकदम लास्ट वाला पार्ट है। आइए जरा, आइए जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि भैया कैपिटल बजटिंग क्या होता है। और एक बात, आप लोगों को पता है कि भैया अभी वो टेलीग्राम चैनल बैन हो चुका है। तो व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ जाइए। आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी या व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों में जुड़ जाइए। वही दोनों में सब सारा कंटेंट आएगा बाबू। व्हाट्सअप कम्युनिटी में या व्हाट्सअप वो चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है, कोई ग्रुप ग्रुप नहीं, वही में सारा का सारा कंटेंट आएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अपना कमेंट बॉक्स चेक करो। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है बेसिकली। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाले हो, अगर आप कहीं पे मान लो 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाले हो, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म करने वाले हो, तो क्या फटाफट कर दोगे इन्वेस्टमेंट? क्या नहीं, एकदम सोच समझ के करेंगे भैया, प्लानिंग करेंगे, इवेलुएटिंग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे नॉर्मली। अरे आप ही की शादी होगी फ्यूचर में, तो आपके पापा आपके लिए कोई लड़का या कोई लड़की अगर देखेगी नॉर्मली, तो ऐसे ही नहीं, आराम से एकदम सोच समझ के एकदम प्लान करके इवेलुएट करके होगा ना नॉर्मली। इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने वाले हो फ्यूचर में, तो इसके लिए पूरा प्लानिंग करना, इवेलुएट करना नॉर्मली। हम 100 करोड़ का डिसीजन लेने वाले हैं, 500 करोड़ का डिसीजन लेने वाले हैं, तो पूरा का पूरा इवेलुएट करते हो, प्लान करते हो। अरे एक फ्रिज खरीदने जाते हो तुम, फ्रिज होता है 1 लाख रुपए का, उसके बारे में कितना सोचते हो, उसके बारे में कितना सारा प्लानिंग प्लानिंग चलता रहता है। फैमिली के साथ बैठ के 2 दिन बात किया तुमने कि ऐसा फ्रिज लेना है, वैसा फ्रिज लेना है। अब बोलो ना, 1 लाख का फ्रिज है तो 1 लाख का फ्रिज के लिए कितना प्लानिंग करते हो तुम, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। जब भी हम लोग कोई बड़ा खर्चा करते हैं या बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, 200 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में बहुत प्लानिंग करते हो, इवेल्युएशन करते हो। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग मतलब प्लानिंग, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ ए बिजनेस। ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ए बिजनेस। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए हम 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो अपने को क्या यहाँ पे डिसाइड करना है कि प्लान ए पे इन्वेस्ट करें या प्लान बी पे। अपने को कैपिटल बजटिंग क्या सिखाता है कि अगर 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं तो प्लान ए पे इन्वेस्ट करें या प्लान बी पे, कौन सा प्लान हमारे लिए बेटर रहेगा। इतना बड़ा जो खर्चा करने वाले हैं हम, कौन सा प्लान हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सीधा सा बात लिख दीजिएगा, कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, evaluating and selecting long-term investment projects of a business. It involves decision investments in fixed assets such as plant, machinery, building. ठीक है। अरे चाहे आप प्लांट खरीदो, चाहे आप मशीनरी खरीदो, चाहे आप करोड़ों की बिल्डिंग खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप वो डिसाइड करने से पहले प्लान करते हो, प्रॉपर इवेलुएट करते हो, प्रॉपर सेलेक्ट करते हो
कि फ्रिज अगर खरीदूं तो फ्रिज एलजी का खरीदूं, एलजी का खरीदूं या फिलिप्स का खरीदूं, कौन सा खरीदूं? अब बोलते हो ना, अगर टीवी खरीदूं तो सैमसंग का खरीदूं या सोनी का खरीदूं, कौन सा खरीदूं? इसको बोलते हैं अपने लोग कैपिटल बजटिंग। कुछ भी लंबा खर्चा करने से पहले आप बेटर तरीके से प्लान करते हो, इवेलुएट करते हो, सेलेक्ट करते हो। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। कंपनी डिसाइड करती है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना सेफ है हमारे लिए। ये प्लान ए, प्लान बी, कौन सा प्लान हमारे लिए सेफ है, कौन सा प्लान में हम पैसा लगाए कि पैसा हमारा बुड़े नहीं, पैसा हमारा रिटर्न आ जाए नॉर्मली। क्या है? जैसे मान लीजिए एक जैसे मान लीजिए एक कंपनी को नया नया मशीन खरीदना है, नया फैक्ट्री लगाना है, तो वो पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पूरा इवेल्युएशन के साथ नॉर्मली वो काम करती है कि वो पैसा उसका बुड़े नहीं। तो कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ए बिजनेस। क्लियर है? इसका फीचर्स क्या है भैया? फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले तो कैपिटल बजटिंग का फीचर्स है कि कैपिटल बजटिंग में अपने लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। आप एक माचिस का तिल्ली के लिए फैमिली प्लानिंग नहीं करते हो कि मम्मी पता है माचिस खरीदने जाना है, कौन सा माचिस खरीदने जाए। 1 रुपया के माचिस के लिए आप फैमिली प्लानिंग नहीं करते हो। ठीक है? फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करते हो उस चीज के लिए, आप पूरा प्लानिंग करते हो उस चीज के लिए जो चीज बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उसके लिए आप प्लान करते हो। ठीक है? लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आप कैपिटल बजटिंग का हेल्प लेना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, अगर आप इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिसीजंस लेने वाले हो, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया मतलब कर दिया, अब उसको रिवर्स कर पाना मुश्किल है। एक बार अगर पैसा लगा दिया, अगर 100 करोड़ रुपए अगर एक प्लान में लगा दिया तो लगा दिया, अब वो पैसा रिटर्न मिल पाना मुश्किल है। ठीक है? तो वो कैपिटल कैपिटल बजटिंग का। ठीक है? अफेक्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कैपिटल बजटिंग के अरे कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस पे ही डिपेंड करता है कि फ्यूचर में तुम प्रॉफिट कमाओगे या नहीं कमाओगे। आपका आज का डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप राजा बनोगे कि रंक बनोगे, भिखारी बनोगे कि राजा बनोगे। नॉर्मली अफेक्ट्स फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखिए, आज हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा प्लान हमारे लिए बेटर है, तो इसमें रिस्क तो है, बहुत बहुत रिस्क है। ठीक है? आज के दिन हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये 500 करोड़ कहाँ लगाए, प्लान ए में या प्लान बी में, कौन सा प्लान हमारे लिए सही है जो हमको रिटर्न देगा। रिस्क तो है भाई कि हम लोग अगर प्लान ए सेलेक्ट कर लिए और प्लान ए अगर डूब गया तो रिस्क तो है। ठीक है? फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। सो सच वो डिसीजंस अफेक्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपांशन। ये सब सारा जो डिसीजंस है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपांशन को अफेक्ट करता है। क्लियर है? इतना आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली ये क्या है? फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग का पूरा डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फीचर्स लिख दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है? अब बात करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। इसको प्रो बैच में आपको करवाए भी है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बाबू, है ना? हम आपको प्रो बैच में इसको करवाए भी है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक कैपिटल बजट बजट टेक्निक है जो बताती है कि इन्वेस्टमेंट पर एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना मिल रहा है। एवरेजली हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम मान लो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो एवरेजली हर साल हम लोग को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। हर साल तो अलग अलग प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एवरेज एवरेज करके हर साल कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है? मान लीजिए कि हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो मान लीजिए कि एक साल में हमको मिला 2 लाख, एक साल में मिला 1 लाख, एक साल में मिला हम लोगों को मान लीजिए 5 लाख, एक साल में मिला 3 लाख। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन सब का एवरेज कितना मिल रहा है। नॉर्मली एवरेजली हमको एक हर हर एक साल में कितना मिल जा रहा है, इन सब का एवरेज कर दो तो एवरेजली हम लोगों को हर एक साल में कितना रिटर्न मिल जा रहा है, वो बताता है अपने को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कि प्रॉफिट तो फ्लक्चुएट करता रहता है, हर साल का प्रॉफिट अलग अलग रहेगा, लेकिन एवरेजली अपना इन्वेस्टमेंट पे हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये कौन बताता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न is a traditional method of capital budgeting used to evaluating the profitability of investment project. It measures the average annual accounting profit earned from an investment as a percentage of average interest.
आप लोगों को फॉर्मूला भी बताए थे भैया, आप लोगों को फॉर्मूला भी बताए थे। एआरआर का फॉर्मूला क्या होता है? एआरआर का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आप लोगों को फॉर्मूला भी बोले थे कि एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, सीधा सा बात है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला लिख देना भाई, मार्क्स मिल जाएगा। एआरआर आपको करवाए थे कैपिटल बजटिंग में प्रो बैच में। तो एआरआर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये लिख देना, मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे भैया? डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला लिख देना। ये ये फॉर्मूला लिखने के बाद इसका फीचर लिख देना। फीचर्स क्या है? एवरेज, अच्छा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड रहता है, कि जितना आप प्रॉफिट कमाइएगा, जितना आपका कैश इनफ्लो होता जा रहा है, आपने इन्वेस्ट किया था हर साल, जितना जितना आ रहा है कमाई, उस पे बेस्ड है। ARR uses accounting profit instead of cash inflows for प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। ये एक सिंपल और इजी इजी मेथड है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कोई खेला नहीं है यहाँ पे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये पूरा का पूरा इग्नोर करता है। यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, अगर किसी का परफॉर्मेंस देखना है, अगर अगर मतलब कि परफॉर्मेंस देखना है कि हमने इन्वेस्ट जो किया था उसमें कितना रिटर्न हमको मिल रहा है, हमने जो इन्वेस्ट किया था उसमें हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, परफॉर्मेंस अगर देखना है तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। यूजफुल फॉर एवरेज इन्वेस्टमेंट, अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट देखना है, एवरेज एवरेज रिटर्न देखना है अपने को, कि हर साल तो अपने को, कोई साल मान लीजिए 1 लाख का रिटर्न आया, कोई साल मान लीजिए 2 लाख का रिटर्न आया, कोई साल मान लीजिए 3 लाख का रिटर्न आया, कोई साल मान लीजिए रिटर्न ही नहीं आया। एवरेजली हर साल कितना कमा रहे हैं, एवरेज रिटर्न कितना है, ये पता करते हैं हम लोग यहाँ। एडवांटेज लिमिटेशंस खुद से पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए बात करते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने लोग कि एग्जामिन द रैशनैलिटी ऑफ पेबैक पीरियड। अब पेबैक पीरियड मेथड, ये पेबैक पीरियड मेथड का मतलब क्या होता है इन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। अब सबसे पहले समझते हैं कि पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है। तो पेबैक पीरियड का मतलब है बेटा जी कि इन्वेस्टमेंट की लगाई हुई अमाउंट कितने टाइम में वापस आएगी। हमने 2021 में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो कितने टाइम में हमारे पास पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। ये जो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया था, ये अपने पास कितने कितने टाइम में आ जाएगा, कितने टाइम में अपने को इतना इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो 2021 में मान लो 2021 में हम 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, हर साल हमको 10-10 हजार करके इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितने साल के बाद हमको ये 1 लाख रुपया तक मिल जाएगा? या वो 10 साल। तो ये 10 साल के बाद हमको 1 लाख रुपया वसूल हो जाएगा, ये जो 1 लाख रुपया है वो वसूल हो जाएगा। हर एक साल हमको 10-10 हजार करके मिल रहा है 1 लाख रुपए पे, तो 10 साल बाद हमको 1 लाख रुपया वसूल हो जाएगा। उसके बाद जो मिलेगा उसके बाद मेरा सरप्लस, उसके बाद जो भी मिलेगा उसके बाद मेरा सरप्लस, तो इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड, इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। 2021 में हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए हैं, हर साल हमको 10-10 हजार करके मिल रहा है नॉर्मली, तो कितने साल बाद ये 1 लाख का जो अमाउंट है वो वसूल हो जाएगा? तो 10 साल बाद वसूल हो जाएगा। उसके बाद जो 10-10 हजार करके मिलता रहेगा हर साल, वो मेरा सरप्लस, वो मेरा प्रॉफिट। ठीक है, सीधा सा बात है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पे बैक पीरियड मेथड इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग यूज टू मेजर द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट फ्रॉम कैश इनफ्लोस। इट हेल्प्स मैनेजमेंट हाउ नो हाउ क्विकली इन्वेस्टेड फंड्स कैन बी रिकवर्ड, मतलब कि जो हमने इन्वेस्ट किया है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर कितने दिन में होगा, वो बताता है पे बैक पीरियड। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, लिख दीजिएगा, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ये लिक्विडिटी पोजीशंस को मेजर करता है कि कैश कब तक आएगा नॉर्मली। इट शोज हाउ क्विकली द बिजनेस कैन रिकवर इन्वेस्टेड फंड्स, बिजनेस हमारा जो फंड्स इन्वेस्टेड फंड्स है वो कब लौटा देगा नॉर्मली। यूजफुल इन रिस्की प्रोजेक्ट्स, ये पेबैक पीरियड जो है वो रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हेल्पफुल इन कैपिटल रैशनिंग, सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्री, ये सब पढ़ लीजिएगा नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये सब नहीं पढ़ाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस आप लोगों को नहीं पढ़ाना कर पड़ेगा, मतलब समझा दे रहा हूँ नॉर्मली।
तो पे बैक पीरियड का मतलब क्या है कि मैंने मान लीजिए 2021 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और हर साल मेरे को 10,000 करके रिटर्न मिल रहा है, 10,000 करके रिटर्न मिल रहा है, 10,000 करके रिटर्न मिल रहा है। तो पे बैक पीरियड ये बताता है कि कितने साल में ये जो मेन अमाउंट है, ये 1 लाख रुपए कितना साल में मेरा रिकवर हो जाएगा। मैंने जो इन्वेस्ट किया था ये 1 लाख, सबसे पहले इसको तो मैं रिकवर करूं। ये 1 लाख रुपया कितने साल में रिकवर हो जाएगा? तो हर साल अगर 10-10 हजार करके मिल रहा है तो ये 1 लाख रुपया हमारा 2031 तक रिकवर हो जाएगा हमारा। अब 2031 के बाद जो जो भी मिलेगा हम लोग, वो मेरा प्रॉफिट है। अरे भाई साहब, 2031 के बाद जो भी मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड, कि मेरा मेन इन्वेस्टमेंट, मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मेरे को कब वापस मिलेगा। इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। ये बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। लिक्विडिटी पोजीशंस को मेजर करता है, रिस्क की प्रोजेक्ट में यूजफुल है, कैपिटल रेजनिंग में हेल्प करता है। पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या है सर? लिमिटेशंस इसका इसका क्या क्या है? ये प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है, ठीक है। ये प्रॉफिट प्रॉफिट का बात नहीं करता, ये बोलता है कि मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, वो कब रिकवर होगा। मतलब प्रॉफिट का बात नहीं किया हुआ इसमें। ये प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है। ये इस कंसेप्ट में ना प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है। वो बोलता है कि मैं जो इन्वेस्ट किया हूं वो पैसा कितना साल तक रिकवर हो जाएगा, वो बोलता है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का कोई भी बात आप नहीं देखोगे। ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं कर पाएगा, नॉट ए ट्रू मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मे लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। ये रॉन्ग डिसीजंस लेने में मजबूर कर देता है, ठीक है। कितना जल्दी हमारा पे बैक पीरियड होगा नोनो भाई, ठीक है। तो इसको ना हम लोग क्लास के नोट्स में भी लिखवाए हैं, क्लास के नोट्स में भी लिखवाए हैं। वहां से भी पढ़ना, यहाँ से भी पढ़ना, मिक्स एंड मैच करके लिख देना जाके। क्लास के नोट्स में भी लिखवाए। देखो कि पे बैक पीरियड वही सिलेक्ट करना, अर्लियर वाला सेलेक्ट करना, जल्दी वाला सेलेक्ट करना। आइए, अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है भैया? अब पे बैक पीरियड तो समझा दिए, लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है ये आप समझाइए भैया। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब होता है, ये पे बैक पीरियड की इंप्रूव्ड वर्जन है, सिंपल सा बात। इसका मतलब नॉर्मल नॉर्मल पे बैक पीरियड फ्यूचर कैश इनफ्लोस को डायरेक्टली काउंट करता है, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है वो फ्यूचर कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या करता है? फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा, कि हम फ्यूचर में जो 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं उसका आज का वैल्यू कितना है, ये बताता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ये बताता है कि फ्यूचर में जो 1 लाख रुपए हम कमाने वाले हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं इस इन्वेस्टमेंट में, इसका आज का वैल्यू कितना है भाई साहब? इसका आज का वैल्यू कितना है? इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है। So the discounted payback period method is an improved version of the traditional payback period method when considers the time value of money. Under this method, future cash inflows are discounted to present value before calculating the payback period. ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? यहाँ पे देखा जाता है कि फ्यूचर में जो हम 10 लाख रुपए कमाने वाले हैं उसका प्रेजेंट में वैल्यू कितना है, सीधा सा बात है। उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अगर फ्यूचर में हम 1 लाख रुपए रिसीव करने वाले हैं तो उसका आज का वैल्यू क्या है? अगर किसी इन्वेस्टमेंट का 1 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू है, बोल के दिया है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, फ्यूचर में आप 1 लाख रुपए कमाएंगे, उस 1 लाख का आज का वैल्यू कितना है, ये बताता है आप लोगों को डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो, रीजंस व्हाई डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैन नॉट प्रॉपर्ली मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं कर सकता? क्यों डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं कर सकता? बिकॉज वो कैश इनफ्लो को इग्नोर करता है। अब डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ना, अब कैश इनफ्लो क्या करता है? इग्नोर करता है, इग्नोर्स कैश इनफ्लोस आफ्टर पेबैक पीरियड। नॉट ए कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, ये कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी मेजर नहीं है, तो ये प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए, मेजर करने के लिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सही नहीं है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ये बताता है फ्यूचर वैल्यू, मतलब 1 लाख रुपए फ्यूचर में अगर मिलने वाले हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। मे रिजेक्ट प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स,
तो इसके चक्कर में जो प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है वो रिजेक्ट हो सकता है नॉर्मली। इसका बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मतलब कि आपका ये आपका आपका ये माथा वाथा घूम जाएगा डिस्काउंटेड, ठीक है। किसी किसी को डिस्काउंटेड होता है ना, डिस्काउंटेड, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो कैलकुलेशंस है। इग्नोर ओवरऑल वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस एंड नो क्लियर डिसीजंस रूल्स फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए अब बात करते हैं आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। जरा आप ध्यान दीजिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जरा सुनिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जहां प्रोजेक्ट का एनपीवी जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जहां प्रोजेक्ट का एनपीवी जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। जीरो 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 हो जाता है नॉर्मली। याद रखिएगा कि अगर आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, देन ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है। उसी केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आईआरआर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेस है, ठीक है, कि खर्चा हमारा जितना लग रहा है उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, देन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कीजिएगा। सीधा सा बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आईआरआर अगर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है देन ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कीजिएगा। आईआरआर अगर लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है देन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कीजिएगा, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो आईआरआर क्या है? द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग इंटरनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। आईआरआर is the discounted rate at which the net present value of a project becomes zero। तो आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जहां पे प्रोजेक्ट का एनपीवी जीरो हो जाता है। सुनिए, वापस सुनिए। आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जहां पे प्रोजेक्ट का एनपीवी जीरो हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड। हमने जितना इन्वेस्ट किया था हमको रिटर्न कितना मिला, वो बताता है आईआरआर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है हमने जितना इन्वेस्ट किया था उसमें अपने को रिटर्न कितना मिला, रिटर्न कितना मिला। अगर रिटर्न हम लोग को ज्यादा मिला है तो हम लोग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आईआरआर अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आईआरआर अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना। आईआरआर कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना, ठीक है। ए प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ द आईआरआर इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सिंपल सा बात है। ये भैया ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। ये कैश फ्लोज पे बेस्ड है, ये कैश फ्लोज पे बेस्ड है, ठीक है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेट को मेजर करता है, ये प्रोजेक्ट कंपैरिजन में हेल्प करता है, और ये वाइडली यूज्ड फॉर कैपिटल बजटिंग मेथड। ये कैपिटल बजटिंग मेथड के लिए यूज करता है नॉर्मली। ये सब बना बना के लिख देना नॉर्मली, ठीक है। आईआरआर जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। ये कैश फ्लो पे बेस्ड है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेट मेजर करता है, ये प्रोजेक्ट कंपैरिजंस में हेल्प करता है नॉर्मली, और वाइडली यूज्ड कैपिटल बजटिंग। टर्न क्लियर है? अब बोला है एनपीवी। एनपीवी क्या होता है? एनपीवी ऑलरेडी क्लास में लिखवा चुके हैं आप लोगों को। एनपीवी एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी एक मॉडर्न कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जहां पे अपने लोग ऑलरेडी सीखे थे क्लास में कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब कैश जितना आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर करोगे नॉर्मली तो उसको बोलते हैं एनपीवी। एनपीवी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर कर दोगे तो आ जाएगा एनपीवी। ये फॉर्मूला लिख देना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। सिखा चुके हैं तो ये सब कि एनपीवी कैसे करके निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे करके निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो लिखना, so the net present value is a method in a modern capital budgeting technique used to evaluate profitability of the investment project by comparing present value of cash inflow with the present value of cash outflow। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को घटा दीजिएगा, निकल जाएगा आराम से आप लोगों को। एनपीवी मेथड जो है वो
वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू वहां पे दिखता है। ये एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। एक्चुअल, ये एक ऐसा मात्र मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसा मात्र मेथड है जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी को वो मेजर करता है। वो कैश फ्लो कंसेप्ट पे बेस्ड है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, सीधा सा बात है। पढ़ लीजिएगा एनपीवी, एनपीवी आसान है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद से पढ़ लीजिएगा इसे। एक बार खुद से भी रीड करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, रीड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल रेशनिंग क्या होता है। कैपिटल रेशनिंग, आइए। तो कैपिटल रेशनिंग क्या होता है कि कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स होता है तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जब कंपनी के पास कम पैसा रहता है, जब कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स रहता है, तो वो सारे के सारे प्लान्स पे, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पे वो पैसा नहीं लगा सकता। तो वो खोजता है कि कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। आपके पास लिमिटेड फंड्स है बेटा, आपके पास लिमिटेड फंड्स है, बहुत कम पैसा है, तो क्या आप सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारे के सारे प्लान्स में पैसा लगा सकोगे? नहीं। उस केस में वो खोजता है कि कौन सा मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्लान्स है जिसमें मैं पैसा लगाऊं, वो मैक्सिमम रिटर्न्स पाऊं। उसी कंसेप्ट को अपने लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रेशनिंग, कैपिटल रेशनिंग, ठीक है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि कैपिटल रेशनिंग रेफर्स टू सिचुएशंस वेयर ए कंपनी हैज लिमिटेड फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर इट कैन नॉट अंडरटेक ऑल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। इन सच ए केस द कंपनी सेलेक्ट ओनली दोस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स which provides maximum returns और profitability। तो कैपिटल रेशनिंग एक ऐसा सिचुएशन है जब कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फंड्स रहता है, वो सारे के सारे प्लान्स में, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा सकता। उस केस में वो कंपनी क्या करता है, उस केस में वो कंपनी वही प्रोजेक्ट पे पैसा लगाता है जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न देगा उसको। वही प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है जो प्रॉफिटेबल है, जो ज्यादा रिटर्न देगा। पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। फीचर्स, फीचर्स क्या है, फीचर्स, फीचर्स तो अपने आप से पढ़ना नॉर्मली। फीचर्स क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कम पैसा रहता है, तो कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज में ही पैसा लगाती है। तो सिलेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट्स। तो कैपिटल रेशनिंग में क्या होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स में हम अपने लोग पैसा नहीं लगा सकते, बेस्ट प्रोजेक्ट को खोजेंगे अपने लिए। फिर पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये क्या है, ये कैपिटल बजटिंग का एक पार्ट है। फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पूरा फोकस है। यूज ऑफ रैंकिंग टेक्निक में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जितना याद हो पाता है उतना याद कर लीजिएगा नॉर्मली, उतना बना बना के लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल्स चेपिएगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। अगर एक आंसर है, मान लीजिए एक आंसर में आपको 2 या 3 लाइन याद आ रहा है, आधा पेज भर के आप एग्जाम्पल्स लिख दिए, हिट चला जाएगा वो आंसर। अब बात समझ रहे हैं? तो कैपिटल रेशनिंग क्या होता है कि जब कंपनी के पास लिमिटेड पैसा रहता है, लिमिटेड फंड्स रहता है, और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, और वो सारे के सारे प्लान्स में, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो वो चुनता है कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, उसमें वो पैसा लगाता है जिसमें मैक्सिमम रिटर्न्स उसको मिले फ्यूचर में। पढ़ लीजिएगा इसको। फिर बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, छपा हुआ क्वेश्चन, कल छपा हुआ क्वेश्चन। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है सर जी, बताइए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो ये बताता है कि हर 1 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमको ये बताता है हर 1 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा, हर 1 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा, ये बताता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पढ़ाए भी हैं आप लोग को कैपिटल बजटिंग। So the profitability index is a modern capital budgeting technique used to measure profitability of investment project. It is the ratio between present value of future cash inflow and initial investment made in the project. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये बताता है नॉर्मली कि आप
आपका 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट से आप कितना-कितना रिटर्न, हर 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न कमा पाइएगा, नॉर्मली ये बताता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है या मतलब वो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, उसका सब फीचर सेम रहेगा, सारा का सारा फीचर सेम रहेगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, ये रैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल है, ये बेस्ड ऑन कैश फ्लोज है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे करके निकालते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो रूल ये है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मान लीजिए ग्रेटर देन 1 रहा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मान लीजिए लेस देन 1 रहा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मान लीजिए इक्वल्स टू 1 रहा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हम सिखाए थे ना आप लोगों को कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 रहता है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 रहा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 रहा रिजेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 रहा तो नो प्रॉफिट। क्लियर है? पढ़ लीजिएगा सब फीचर्स, इसका पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, जहां पर भी प्रेजेंट वैल्यू लगता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। मेजर्स रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी यूजफुल इन रैंकिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन कैश फ्लोस वगैरह वगैरह। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोला व्हाई आर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड सुपीरियर टू नॉन नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स इन इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसका इसका आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये मत करिएगा, या हल्का फुल्का रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हल्का फुल्का रीड कर लीजिएगा रीजंस की। ठीक है, यहाँ पे अपने को बोला हुआ है क्यू क्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है वो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से सुपीरियर है। क्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है वो नॉन डिस्काउंटेड कैश कैश फ्लो से सुपीरियर है। यहाँ पे ये बोला गया नॉर्मली कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्यू नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो से सुपीरियर है। तो सबसे पहले तो भैया ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है इसीलिए सुपीरियर है। ये कैश फ्लो कंसेप्ट को पे बेस्ड है इसीलिए सुपीरियर है। आप देखोगे कि डिस्काउंटेड जो है कैश फ्लो कंसेप्ट पे बेस्ड है इसीलिए सुपीरियर है। ये एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को कंसिडर करता है इसीलिए वो सुपीरियर है। फिर वो बेटर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकता है। अगर बात करें कि डिस्काउंटेड का, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से मेजर कर सकता है इसीलिए सुपीरियर है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डिस्काउंटेड क्यों बेटर है नॉन डिस्काउंट से। क्यों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स जो है बेटर है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से। क्यों क्यों तो क्योंकि वो सबसे पहले तो भैया वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है इसीलिए। फिर दूसरा कि वो कैश फ्लो कंसेप्ट को पे मतलब कि बेस्ड है इसीलिए। फिर कंसिडर एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। फिर बेटर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में सुटेबल है नॉर्मली, इसीलिए डिस्काउंटेड बेटर है नॉन डिस्काउंटेड से। इसीलिए डिस्काउंटेड बेटर है नॉन डिस्काउंटेड से। आइए अब बात करते हैं अपने लोग डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिए हैं, लेकिन एक बार गाइड कर देते हैं, 20-15 मिनट में गाइड कर देते हैं इस तरीके से डिविडेंड पढ़ना है। चलिए आइए। सो डिविडेंड कल आपके एग्जामिनेशंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 10 मार्क्स का। ठीक है, तो आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। डिविडेंड डिविडेंड बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, पढ़िए इसको। सबसे पहले डिविडेंड का बात करते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है कि अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से हिस्सा देती है डिविडेंड। अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर्स को जो हिस्से में पड़ता है नॉर्मली उसका नाम पड़ता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, सेम 5 तक आप वही पढ़े हो नॉर्मली। डिविडेंड रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स एज ए रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स में बांटती है, उसको बोलते हैं अपने लोग डिविडेंड। अब डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के डिविडेंड होते हैं?
बहुत सारे टाइप्स के डिविडेंड होते हैं। सबसे पहले तो होता है कैश डिविडेंड। अगर शेयर होल्डर को कैश में डिविडेंड मिला है उसको क्या बोलते हैं? कैश डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड पेड इन कैश टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड कैश डिविडेंड, सीधा सा बात है। फिर होता है स्टॉक डिविडेंड। अगर कैश देने के बजाय कंपनी शेयर होल्डर को फ्री एडिशनल शेयर्स देती है कि हम तुमको कैश नहीं देंगे, हम तुमको इस कंपनी का एडिशनल शेयर्स दे देंगे, इसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। फिर बात करते हैं इंटरिम इंटरिम डिविडेंड। फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर डिविडेंड दिया जाता है नॉर्मली, अगर दो मीटिंग्स के बीच में, अगर दो जनरल मीटिंग्स के बीच में अगर डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। फिर होता है फाइनल डिविडेंड। अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड में कोई डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। फिर होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। अगर कैश के बदले किसी प्रॉपर्टी दिया जाएगा, अगर हम अगर हम अ- अगर हम डिविडेंड में कैश ना दे, अगर एक कंपनी डिविडेंड में प्रॉपर्टी दे उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड। अगर अगर मतलब कि कंपनी तुरंत कैश नहीं देती बल्कि फ्यूचर में पेमेंट करने का एक रिटर्न रिटर्न देती है नॉर्मली, कि हम फ्यूचर में तुमको ये कैश दे देंगे, हम अभी तुमको पैसा नहीं दे सकते लेकिन फ्यूचर में हम देंगे, ये रिटर्न करके दे देती है, उसको बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड। और एक होता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। लिक्विडेटिंग डिविडेंड कंपनी के वाइंडिंग अप के समय कंपनी प्रॉफिट्स या रिजर्व से दिया गया डिविडेंड को बोलते हैं अपने लोग लिक्विडेटिंग डिविडेंड। इसको मत पढ़िए, तो 6 नंबर तक पढ़ लीजिएगा, क्या टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। मतलब डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है कि कंपनी कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे रही है नॉर्मली। तो कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करेगी, जरा देखिए। कौन सा फैक्टर्स जो है वो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करेगी? कंपनी डिविडेंड कब देती है? जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो डिविडेंड ज्यादा देगी, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा डिविडेंड कम देगी, सीधा सा बात है। लिक्विडिटी पोजीशन। सिर्फ प्रॉफिट होना काफी नहीं है, कंपनी के पास कैश भी होना चाहिए। अगर कंपनी के पास कैश है ज्यादा तो वो डिविडेंड ज्यादा देगी, अगर कंपनी के पास कैश कम है वो डिविडेंड कम देगी। ये फैक्टर्स डिपेंड करता है नॉर्मली। तो लिक्विडिटी पोजीशंस भी मैटर करता है। नीड फॉर बिजनेस एक्सपांशन। अगर अगर कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है, अगर आप ही बोलो ना, अगर कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है नॉर्मली, तो वो डिविडेंड कम देगी। वो बोलेगी कि हमको बिजनेस एक्सपांड करना है, हम अभी डिविडेंड नहीं दे सकते, सीधा सा बात है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी में अर्निंग जो है वो स्टेबल है तो वो डिविडेंड भी स्टेबल रहेगा। कंपनीज विद स्टेबल अर्निंग कैन मेंटेन रेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज मोर इजीली। हर साल कंपनी अगर मान लो जो 10 करोड़ रुपया कमा ले रही है तो हर साल डिविडेंड सेम मिलेगा, हर साल डिविडेंड सेम मिलेगा। तो ये सब सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है डिविडेंड पे। ठीक है, फिर लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कि कंपनी को कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं नॉर्मली। कंपनीज को भी भाई कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्की और अनसर्टेन बिजनेस वाले फर्म्स कम डिविडेंड देते हैं। अगर आपका कंपनी रिस्की है, ठीक है, बिजनेस विद अनसर्टेन इनकम जनरली प्रेफर लो डिविडेंड एंड हाई रिटेन अर्निंग। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो रिस्की है नॉर्मली, वो कम कम डिविडेंड देता है और रिटेन करता है, वो शेयर होल्डर को डिविडेंड बहुत ज्यादा कम देता है। फिर टैक्सेशन पॉलिसी। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेगी तो हम डिविडेंड कम देंगे, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी तो डिविडेंड हम ज्यादा देंगे, सीधा सा बात है। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेगी डिविडेंड कम देंगे, गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी डिविडेंड ज्यादा देंगे। ठीक है, क्लियर है? इतना तक आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है। तो सीधा सा बात है, सबसे पहले डिविडेंड पॉलिसी का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी लिख दीजिएगा, बात खत्म। देखिए, फिर बोला है व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। यहाँ पे तो 3 ही मॉडल आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले बोला है व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी गॉर्डन्स मॉडल पढ़ा चुके हैं। तो गॉर्डन्स मॉडल क्या है? गॉर्डन्स मॉडल एक ऐसा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है जो ये कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के शेयर प्राइस और शेयर होल्डर वेल्थ को अफेक्ट करती है। अरे गॉर्डन्स मॉडल ये बोलता है कि ये कंपनी के शेयर प्राइस
और शेयर होल्डर्स वेल्थ को अफेक्ट करती है, शेयर होल्डर्स वेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक है। अरे कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है, कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कंपनी के शेयर प्राइस और कंपनी के शेयर होल्डर्स वेल्थ को अफेक्ट करती है, ये ऐसा गॉर्डन बोलता है। तो गॉर्डन्स मॉडल इज ए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल डेवलप्ड बाय द मायरन गॉर्डन। इसको कौन यहाँ पे डेवलप किया है? मायरन गॉर्डन ने। ये मॉडल ये बताता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स और शेयर होल्डर्स वेल्थ को अफेक्ट करती है। डिविडेंड पॉलिसी जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और शेयर होल्डर वेल्थ को अफेक्ट करती है। इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला सजा के लिख दीजिएगा। सबसे पहले ये लिखिएगा, इसके बाद इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला सजा के लिख दीजिएगा, इसके बाद अजम्पशन लिखिएगा, मजा आ जाएगा। अजम्पशन क्या है गॉर्डन मॉडल का? अजम्पशन क्या है गॉर्डन मॉडल का? तो सबसे पहला अजम्पशन है फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, कि कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग का ही यूज करती है। अरे गॉर्डन मॉडल बोलता है कि कंपनी सिर्फ इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग को ही यूज करती है, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का ही यूज करती है। यहाँ पे कोई डेट फाइनेंसिंग यूज नहीं होता है, नो डेट फाइनेंसिंग इज यूज। गॉर्डन मॉडल में कोई भी डेट का यूज नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का ही यूज होता है, सीधा सा बात है। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, मतलब कि कहीं से बाहर बाहर से पैसा नहीं मांगा जाता है। गॉर्डन मॉडल का ये अजम्पशन है, कहीं से बाहर से पैसा नहीं मांगा जाता है। रिटर्न भी एकदम कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी रिमेन्स कांस्टेंट। 10% कमा रहे हैं तो 10% ही कमा रहे हैं हर साल। कांस्टेंट रेट ऑफ कैपिटल है, हर साल आपको सेम कैपिटल देना पड़ेगा नॉर्मली, हर साल आपको रिटर्न भी सेम मिलेगा। तो यहाँ पे गॉर्डन्स गॉर्डन्स मॉडल में देखिए, गॉर्डन्स मॉडल में सिर्फ इक्विटी से ही और रिटेन्ड अर्निंग से ही पैसा उठाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला एजम्पशन। फिर दूसरा कि हम लोग मांगने के लिए कहीं से लोन वोन नहीं मांगते, डेट वेट नहीं मांगते गॉर्डन्स मॉडल में। ओके। रिटर्न जो होता है ये कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रेट ऑफ कैपिटल भी रहता है। ठीक है। रिटेंशन रेशियो भी कांस्टेंट रहता है। फर्म का एक परपेचुअल लाइफ रहता है, फर्म हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है फर्म। अर्निंग एंड डिविडेंड भी कांस्टेंट रहता है। इसको याद करना बहुत ज्यादा इजी है, सब में लिख देना कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है। लिखना नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, फिर लिखना कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, फिर लिखना कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर लिखना रिटेंशन रेशियो इज कांस्टेंट, फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, अर्निंग एंड डिविडेंड आर कांस्टेंट, नो कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे के और आर के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है। तो गॉर्डन्स का सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसका पूरा फॉर्मूला चेप देना, अजम्पशन लिख देना, फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स एकदम चिक चाक। एक लाइक करो रे, मजा आ रहा है तो एक आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, एकदम चिक चाक कर देंगे पूरा। अब बात करेंगे व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। तो बिल्कुल सेम टू सेम, सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिख देना है ऐसे करके, वॉल्टर्स मॉडल वाज डेवलप्ड बाय जेम्स ई वॉल्टर, इस तरीके से लिख देना। पहले पहले आप डेफिनेशंस लिखिएगा। वॉल्टर्स मॉडल्स को जेम्स ई वॉल्टर ने डेवलप किया था। वॉल्टर्स मॉडल को जेम्स ई वॉल्टर ने डेवलप किया था। ये मॉडल कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी शेयर की मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है। ये बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है, डिविडेंड पॉलिसी जो है बेटा, वो शेयर की मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है, शेयर की मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है। तो दिस मॉडल स्टेट्स दैट द डिविडेंड पॉलिसी हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो ये सब सब लिख दीजिएगा नॉर्मली। वॉल्टर्स मॉडल को कौन कौन मतलब कि डेवलप किया था भैया? जेम्स ई वॉल्टर। ये बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो शेयर के मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छे से इसको लिख दीजिएगा, पूरा फॉर्मूला चेप दीजिएगा, फॉर्मूला के साथ उसका वो नोटेशंस वगैरह दे दीजिएगा नॉर्मली। इसका अजम्पशन फिर लिख दीजिए। अजम्पशन, अजम्पशंस क्या क्या है बताइए? देखिए, अजम्पशन अजम्पशन है कि ऑल फाइनेंसिंग थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल में देखिएगा, सारा का सारा फंड्स, सारा का सारा फाइनेंस ना हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से ही होता है। नो मतलब यहाँ इक्विटी का यूज नहीं होता है, यहाँ इक्विटी का यूज नहीं होता, यहाँ पे डेट का भी यूज नहीं होता है, सारा का सारा फाइनेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग से होता है। यहाँ पर भी कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखने को मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ कांस्टेंट रहता है, नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता है। 100% रिटेंशन रहता है, यहाँ पे 100% रिटेंशन रहता है। कांस्टेंट अर्निंग एंड डिविडेंड, फर्म हैज इन्फिनाइट लाइफ, फर्म भी
इन्फिनाइट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। नो चेंज इन बिजनेस रिस्क, बहुत आसान है, सब कुछ तो कांस्टेंट लिखना है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत आसान है, देखिए ना वॉल्टर्स मॉडल। ऑल फाइनेंसिंग थ्रू रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू सारा का सारा फाइनेंसिंग होता है। कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो कॉर्पोरेट टैक्स, 100% रिटेंशन, कांस्टेंट अर्निंग एंड डिविडेंड, फर्म हैज इनफिनाइट लाइफ, लिख दीजिएगा बस, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोडिगिलानी एंड मिलर्स मॉडल, इसको आप लोग ना रीड कीजिएगा। मोडिगिलानी एंड मिलर्स मॉडल, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लीजिएगा, लेकिन इसका एजम्पशन पढ़ लीजिएगा, एजम्पशन एजम्पशन इसका पढ़ लीजिएगा। तो मोडिगिलानी एंड मिलर्स मॉडल का भी वही काम करना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिख देना है, उसके बाद उसका फॉर्मूला, डेफिनेशंस लिख दीजिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा नॉर्मली, और उसके बाद इसका एजम्पशन लिखिएगा, उसके बाद इसका एजम्पशन लिखिएगा, ठीक है। एजम्पशन, सबसे पहला एमएम मॉडल का एजम्पशन, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, मार्केट में बहुत बायर्स एंड सेलर्स होते हैं यहाँ। बॉडी गिलानी बॉडी गिलानी मेथड्स जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, तो ये मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स रहते हैं, और ये डिविडेंड पॉलिसी ना बहुत ज्यादा इरेलेवेंट है, इरेलेवेंट है। यहाँ पे फिर नो टैक्सेस, कि पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे नहीं होता है, पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे नहीं होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी इन्वेस्टर्स है वो रैशनली बिहेव करते हैं, मतलब कि मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली अवेलेबल रहता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल रहता है, सारे के सारे इन्वेस्टर्स के पास फ्री एक्सेस रहता है, ठीक है। फिक्स्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, नो अनसर्टेनिटी और रिस्क, सिक्योरिटीज आर परफेक्टली डिविजिबल, सिक्योरिटीज को परफेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो, ये सब पढ़ लेना, बेसिकली ये सब रीड कर लेना, नो टैक्सेस, नो फ्लोटेशन कॉस्ट इन दिस मार्केट, and investors behave rationally, information is freely available, fixed investment policies, cost of remains cost of capital remains constant, वगैरह वगैरह हो गया। कुछ है बताओ, कुछ नहीं है सर, इजीली। सो अपने लोग ने कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड का एकदम चकचकाचक कर लिया है, अभी तुम पढ़ लिए हो, कल सुबह वापस रिवाइज कर लेना, रिवाइज करके एग्जाम एग्जाम में बस 2-3 बार पढ़ना और ये एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 2-3 बार पढ़ना है, रटना है इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए। देखिए गाइस, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत 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 ज्यादा मेहनत की है, जी जान लगा दिया है मेहनत करने में भाई। तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है, लाइक कमेंट शेयर तो बनता है भाई, नहीं कर रहे हो पाप लगेगा भाई, लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई।